नमस्कार जन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। कल पिछले वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक लेके आए थे। इसी नाटक के सिलसिले में आज हम शिव शंकर के द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य नाटक लेके आए हैं। जो ये नाटक ये बताता है कि आज हमारे समाज में जो भी व्यक्ति, जो भी समाज सेवी समाज को परिवर्तित करने की कोशिश करता है, उसे किस प्रकार ऊपरी शक्तियों के द्वारा दबा दिया जाता है। वो अपनी इच्छाएं, उम्मीदें सब मन के मन में ही रख देता है और जो ज्यादा कोशिश करता है उसे किस तरीके से या तो लालच दे करके या फिर पूरी तरीके से साइड कर दिया जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको साम दाम दंड फिर किसी भी प्रकार साइड किया जाता है। आज हमारे नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य। इस द्रोणाचार्य में एक महाभारत की युगीन द्रोणाचार्य और आज के समय की द्रोणाचार्य, इन दोनों में समानता दिखाई गई है। क्या परिस्थितियां द्रोणाचार्य की महाभारत के टाइम पे थी और आज की शिक्षक की क्या परिस्थितियां हैं, इसी दोनों के अंदर को इस नाटक के माध्यम से आज हम समझेंगे। इसमें जो शिक्षक होते हैं वो होते हैं प्रोफेसर अरविंद। घटना ये होती है कि प्रोफेसर अरविंद ने कॉलेज में जो प्रेसिडेंट थे, जो कॉलेज के अध्यक्ष थे, उनके लड़के राजकुमार की नकल पकड़ ली और नकल पकड़ के उसको यूनिवर्सिटी भेजने की पूरी तैयारी कर ले और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की नकल पकड़ ली है और पूरी तरीके से दबाव डाला जाता है अरविंद के ऊपर कि तुम ये नकल वापस ले लो। लेकिन अरविंद नकल वापस नहीं लेता। तभी अरविंद का भाई आके समझाता है, यदि तुम उसकी नकल वापस नहीं लोगे तो वो हो सकता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दे। कहाँ तो तुम प्रिंसिपल बनने के सपने देख रहे थे और कहाँ तुमने अध्यक्ष के लड़के की नकल पकड़ ली। क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? मैं तो कहता हूँ इसको वापस ले लो। लेकिन अरविंद जिद पर आ जाता, नहीं, मैंने उसको अपनी आंखों से करते हुए देखा, मैं ये नकल वापस नहीं ले सकता। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल सर अरविंद के घर आते हैं और वो अरविंद बहुत तारीफ करते हैं, तुम काबिल तारीफ हो, तुमने बहुत अच्छा मेहनत की इस कॉलेज के लिए, तुमने सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ विचार, कुछ डिसीजंस परिस्थितियों को देखते हुए बदल लेने चाहिए। इस समय तुमने राजकुमार की नकल पकड़ी है, उसके पिता पूरे कॉलेज के अध्यक्ष हैं, वो चाहे तो तुमको निकाल सकते हैं, क्या होगा तुम्हारा? वो तो यहाँ तक कि पूरे कॉलेज को बंद करने की धमकी दे रहे हैं, यदि नकल वापस नहीं आए तो पूरे कॉलेज को बंद कर देंगे। आप सोचिए, इतने बच्चे हैं कॉलेज में, इतने शिक्षक वहां पे काम कर रहे हैं, यदि कॉलेज बंद हो गया तो सब तो बेरोजगार हो जाएंगे। तुम एक लड़के के पीछे पूरे घर बर्बाद क्यों करना चाहते हो? और तुम्हारा उसमें जाता क्या है? नकल तो उसने की है, वो भुगतेगा, तुम्हारे बाप का क्या चला गया इसमें? तुम क्यों बीच में पड़े हो? तुम अपना ही परिवार खराब करोगे, बाकी वो जितने भी शिक्षक उनकी सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अरविंद कहता है, मैंने उसको अपनी आंखों से नकल करते देखा, मैं देखते हुए अंधा कैसे रह सकता? क्या वो राजकुमार का लड़का है तो इसका मतलब ये है कि वो नकल करेगा? मैं ये नकल वापस नहीं लूंगा। प्रिंसिपल भी थक हार के चले जाते हैं। उसके बाद कॉलेज की जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट राजकुमार के पिता आते हैं और वो कहते हैं कि लड़की ने नकल की थी, मैंने सुना है ऐसा। यदि उसने नकल की थी तो आपको हमें बताना चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई आपने हमें बताया ही नहीं। अरविंद सर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या वो आज से कर रहा है? वो तो कई सालों से कर रहा है नकल, बस ये था कि वो मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में आया वो तभी पकड़ा गया। अध्यक्ष साहब कहते वो इतने सालों से कर रहा है, तुम्हें पता है, तो तुमने उसकी नकल क्यों पकड़ी? अरविंद कहते कि मैंने उसको आज पहली बार देखा है, इसलिए मैंने उसकी नकल पकड़ी। प्रेसिडेंट साहब कहते हैं तो अब तुमने क्या डिसीजन लिया? अरविंद कहते हैं रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाएगी, जो यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी वो मानना होगा। अध्यक्ष साहब कहते हैं ये कोई दूसरा समय होता मैं जरूर अपने लड़के को खुद सजा देता, लेकिन इस समय नहीं, इस समय अभी ठीक नहीं है। प्रोफेसर अरविंद कहते हैं समय, इसमें समय का कौन सा वो डिमांड आ गई है कि उसने नकल की है और उसको पकड़ने भेज रहे हैं और आप कह रहे हो समय? इसमें समय के बीच में क्या बात है? अध्यक्ष साहब कहते बिल्कुल ही बहुत गलत समय है। इस समय चुनाव आने वाला है, यदि ये खबर गई
तो पार्टी मेरी टिकट काट देगी, और मेरे टिकट काटने का मतलब है कि मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, और फिर जो इसको कॉलेज चलाने का जो फंड है वो कहीं से नहीं आ पाएगा। इसलिए आप इस बार रुक जाइए, गलती हो गई मैं अपनी लड़की को समझा दूंगा। यदि रिपोर्ट आ गई, न्यूज में छपेगा और मेरे टिकट कटेगा तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाती है। इसके बदले यदि आप रिपोर्ट दबा देते हो तो हम आपको प्रिंसिपल बना देंगे। अरविंद कहता खरीदना चाहते हो मुझे? अरविंद कहता नहीं, मैं इस कॉलेज को बचाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी मजबूरी है कि मुझे को कॉलेज बंद करना पड़ेगा। वो कहता है मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, एक दिन में सोच लो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। या तो आपको प्रिंसिपल बनना है या फिर बिमलेंदु की तरह है। वो ये इशारा करके चाहता है या तो मेरी बात मान लो तो प्रिंसिपल बन जाओगी, और यदि बात नहीं मानते हो तो बिमलेंदु की तरह। मतलब आज से 3-4 साल पहले बिमलेंदु ने प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी और बिमलेंदु को प्रेसिडेंट के आदमियों ने बीच सड़क पर मार दिया था पीट पीट के। वो अरविंद को दोनों बात समझा के जाता है, या तो बात मान लो तो प्रिंसिपल बन जाओगे, नहीं तो बिमलेंदु की तरह मारे जाओगे। नौकरी जाएगी तो जाएगी, मारे जाओगे सब। प्रोफेसर अरविंद कहते मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैंने उसको नकल करते देखा है, मैं अपना काम करूंगा, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। और अध्यक्ष साहब चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर अरविंद बैठे एक चित शांत कुछ सोचते हैं कि तभी अचानक से एक आवाज आती है, क्या सोच रहे हो? अरविंद एकदम चौंक के देखा ये आवाज कहां से आ रही है। अरविंद पूछता कौन हो तुम, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? वो कहता है मैं अब नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ गया है। अरविंद कहते तुम्हारी आवाज तो एकदम बिमलेंदु की तरह लग रही है, लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? बिमलेंदु कहता अब मुझे प्रेसिडेंट के आदमियों ने मार डाला, मेरा शरीर जला दिया गया, अब मैं नहीं दिखूंगा। अरविंद कहते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो? बिमलेंदु का भूत कहता मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, प्रेसिडेंट जो कहता है उसकी बात मान लो, नहीं तो मेरी तरह मारे जाओगे। आज मेरी बीवी पता नहीं किसके घर में जाके झाड़ू पोंछा करती है, बर्तन मांजती है। क्या आज मैंने प्रेसिडेंट की बात मान ली होती तो क्या मेरे परिवार और मेरे बच्चों की हालत होती है? मैं तो कहता हूँ प्रेसिडेंट की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारी बीवी भी मेरी बीवी की तरह यहाँ वहां बर्तन मांजेगी। अरविंद कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने नकल की है, तो मैं कैसे कह दूं कि उसने नहीं की है? बिमलेंदु को भूत कहता है नकल ही तो की है, कौन सा उसने बलात्कार कर दिया है? उसने की है वो भुगतेगा, तुम्हारा इसमें क्या जाता है? याद करो वो महाभारत का दौर, जब अश्वत्थामा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास पीने के लिए दूध नहीं था, तब वो सिर पटकता था, तब उसकी मां कृपि ने द्रोणाचार्य को द्रौपद के पास गाय लेने के लिए भेजा था। वहां से अपमानित होकर आना पड़ा था द्रोणाचार्य को। उसके बाद द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर राज दरबार में भेजा गया था राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। क्या द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवा दिया था? क्या द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षित रहने से वंचित करने की कोशिश नहीं की थी? जब राजकुमारों की प्रतियोगिता हो रही थी तब क्या स्वयं द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं रोक दिया था? याद करो महाभारत का दौर, याद करो वो महाभारत का दौर। और बिमलेंदु का भूत एकदम से गायब हो जाता है। अरविंद सर सोचते हैं कि हाँ नकल ही तो की है इसने, कौन से इसने बड़ा पाप कर दिया है। कोई नहीं, माफ कर देता हूँ मैं इसको, बच्चा है माफ कर देता हूँ। और उसको छोड़ दिया जाता है राजकुमार। जैसा कि प्रेसिडेंट ने वादा किया था कि यदि आप नकल दबा दोगे तो हम आपको प्रिंसिपल बना देंगे।
और प्रोफेसर अरविंद को अब प्रिंसिपल बना दिया गया। इस घटना को कोई 2-3 साल बीत जाते हैं। एक शाम जब प्रिंसिपल जो अरविंद की छात्रा अनुराधा वो किसी बगीचे में किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी राजकुमार वहां आता है और अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर प्रिंसिपल अरविंद वहां आ जाते हैं और वो वहां से बचा लेते हैं। और इस बार प्रोफेसर अरविंद का खून खौल जाता है। पहले नकल की थी तो छोड़ दिया, लेकिन इस बार मेरी ही छात्रा के साथ इस प्रकार दुष्कर्म करने की कोशिश, मैं इस बार राजकुमार को नहीं छोड़ूंगा। और प्रिंसिपल अरविंद सर राजकुमार को अनुराधा को उसी वक्त पुलिस थाने लेके जाते हैं और FIR लिखाते हैं और FIR बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसका बलात्कार करने की कोशिश हुई है। और वो घर आ जाते हैं। अब की ये बात आपकी तरह पूरी समझ में फैल जाती है। फिर अध्यक्ष आता है अरविंद सर के घर कि कॉलेज में इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें अब तक बताया नहीं। वो कहता है मैं बता भी देता तो कौन सा तुम उसको समझा लेते। आपको मैंने पहले भी चेतावनी दी थी जब उसने नकल पकड़ी थी, क्या आपने उसको रोक लिया? इस बार पूरे महाविद्यालय की इज्जत की बात है ये, इस बार राजकुमार को हम नहीं बख्शेंगे। प्रेसिडेंट कहता है मैं मानता हूं मेरे बच्चे से गलती हुई है, मैं उसको इस अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए तैयार था, लेकिन इस समय परिस्थितियां ठीक नहीं है। अरविंद झल्ला के उठता है, आज समझ तुम्हारी परिस्थितियां, उस समय भी परिस्थितियों के चक्कर में दबा दी गई रिपोर्ट, और आज तुम्हारे लिए कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं? प्रेसिडेंट कहता है इस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और मुझे मंत्री बनाने का प्रस्ताव चल रहा है। यदि ये खबर उठती है तो मुझे मंत्री पद नहीं मिल पाएगा, बस इस बार उसको छोड़ दो। अरविंद कहता है इस बार किसी भी हालत में राजकुमार को नहीं छोड़ा जाएगा। प्रेसिडेंट कहते हैं मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूं, सोच लो, समझ लो, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। प्रेसिडेंट चला जाता है। फिर अनुराधा राजकुमार अरविंद सर के घर आती है। अनुराधा कहती है इस कृत्य की आप ही गवाह रहेंगे, क्योंकि वो जो कृत्य हुआ है वो सिर्फ आपने देखा है, वहां और कोई भी नहीं था। आपने ये रिपोर्ट लिखाई है, क्या आप कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? प्रोफेसर अरविंद चिढ़कर कहते हैं क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अनुराधा कहती है हाँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप पर भरोसा करूं, लेकिन मैं खुद चाह कर भी आप पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। अरविंद सर बोलते हैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? अनुराधा बोलती है क्योंकि जब आपने राजकुमार की नकल पकड़ी थी तब भी आपने ऐसे ही कहा था, और उसके बदले में आपने क्या किया? प्रिंसिपल बन गए। लेकिन इस बार मेरी इज्जत का सवाल है, यदि आप इस बार बीच में पलटे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरविंद सर पूछते हैं तो तुम चाहते क्या हो? अनुराधा कहती है मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि राजकुमार जेल जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरविंद सर कहते हैं क्या घर वाले इस बात के लिए सहमत हैं? अनुराधा कहती नहीं, घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको मारने तक की धमकी दी जा रही है राजकुमार के आदमियों के द्वारा, लेकिन मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी और न्याय पाकर रहूंगी। यदि आप साथ दो तो मैं उसको जेल में जाऊंगी, और जो इस प्रकार घटना हुई है वो आगे से किसी के साथ ना हो, इसकी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। यदि अन्याय ऐसे ही सहन करते रहे तो इन लोगों की मानसिकता बढ़ जाएगी और अन्याय पर अन्याय करते रहेंगे। प्रिंसिपल अरविंद कहते हैं यदि तुम लड़ोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम लड़की होगी लड़ सकती तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता? तभी कॉल आता है किसी का और अरविंद सर उससे बात करने लगते हैं। कॉल पर प्रेसिडेंट साहब थे। वो कहते हैं मुझे पता है अनुराधा तुम्हारे यहाँ है और अनुराधा के पापा मेरे यहाँ है। अनुराधा के पापा ये नहीं चाहते कि तुम इस बात को आगे बढ़ाओ, वो चाहते हैं कि इस बात को यही दबा दिया जाए। वो मान गए। यदि आप नहीं मानते हो, आप शिक्षक हो, आप अनुराधा को समझाने की कोशिश करो
कि बात को दबा देने में ही उसकी भलाई है, उसके परिवार की भलाई है। यदि आप नहीं मानते हो तो फिर परिणाम बुरे होंगे। अरविंद कहता है मुझे किसी परिणाम की चिंता नहीं है। अनुराधा यदि कहती है कि उसको न्याय चाहिए तो उसको न्याय मिलेगा। प्रश्न कहते हैं कैसे न्याय मिलेगा, गवाही कौन देगा? अरविंद सर कहते हैं कि गवाही मैं दूंगा, मैंने देखा है। प्रेसिडेंट कॉल पे बताता है कि तुम गवाही देने के लायक रहोगे ही नहीं। आपने पिछले महीने जो कॉलेज का कलर होना था उसमें 15,000 रुपए का घोटाला किया है। अरविंद कहते मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। वो कहता उसकी स्लिप नहीं है तुम्हारे पास, तुमने बिना स्लिप काटे उसको पेंट दे दिया था, उसी की एफआईआर हुई है, पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी है, वो आपको उठाने आई है। यदि आप अनुराधा को समझा बुझाकर भेज दोगे उसी में तुम्हारी भलाई है। अरविंद सर फोन रखते हैं और अनुराधा से कहते हैं देख बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं चाहते हैं कि तुम इस बात को आगे बढ़ाओ, इसलिए इस बात को यही रहने दो, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की भलाई है। अनुराधा एकदम से चिढ़कर बोलती है इसमें अचानक से मम्मी पापा की भलाई की बात कहाँ आ गई है? कॉल आने से पहले तो आप कह रहे थे कि हम न्याय दिला के रहेंगे, और अचानक से कॉल आया और उसके बाद में क्या हो गया कि मम्मी पापा की भलाई की बात आ गई है। जो भी होगा अब मैं खुद कर लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अनुराधा अरविंद सर के घर से निकल जाती है। फिर अरविंद सर के पास में कॉल आता है, सर एक्सीडेंट हो गया। अरविंद सर कहते किसका एक्सीडेंट? कि आपके कॉलेज की कोई छात्रा थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम था उसका? अनुराधा। अनुराधा? अनुराधा का एक्सीडेंट हो गया? हाँ। अब प्रिंसिपल अरविंद पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे इस प्रकार की नौकरी नहीं करनी, मैंने इतनी मेहनत करके नौकरी ली, फिर भी मुझे अपने सिद्धांतों से पीछे मुड़ना पड़ा। क्या करूंगा मैं ऐसी नौकरी लेकर? और वो इस्तीफा लिखने लगते हैं कि मैं अब नौकरी नहीं कर पाऊंगा इसी स्थिति में। इस्तीफा लिखते हैं कि तभी विमलेन का भूत फिर से आता है। वो कहता है क्या कर रहे हो, इस्तीफा लिख रहे हो? अरविंद कहता है कि मेरी जगह तुम होते क्या तुम्हें इस्तीफा नहीं लिखते? विमलेंदु का भूत कहता हाँ मैं लिखता, लेकिन मैं तुरंत इसको फाड़ देता लिख के। मैं गुस्से में लिखता, गुस्सा शांत होती मैं इसको फाड़ के फेंक देता। ये छोटी सी तो बात है, इसके लिए तुम इस्तीफा दे रहे हो? तुमने सोचा भी है हमारे इस्तीफे के बाद क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? निकाल लिए जाओगे। इस उम्र में तुम कहाँ नौकरी ढूंढोगे? और यहाँ कोशिश हुई है ना बलात्कार की, याद करो महाभारत का दौर, जब द्रोणाचार्य के शिष्यों के द्वारा ही शिष्यों की पत्नी का चीरहरण किया गया था। क्या उस समय द्रोणाचार्य बोला था? उस समय भी तो द्रोणाचार्य शांति से देखता रहा था। क्या उस समय द्रोणाचार्य के पास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले सारे कौरवों को खत्म कर सके? उसी ने शिक्षा दी थी, क्या वो उसको समझाने की ताकत नहीं रखता था? लेकिन जिस राजा का अन्न खाया है उसके खिलाफ आवाज कैसे उठाए? और तुमको भी सैलरी प्रेसिडेंट देता है, तुम उसके खिलाफ आवाज उठा लेंगे? और क्या किया है? बलात्कार करने की कोशिश ही तो की है, किया थोड़ी ना है। और एक लड़के के पीछे की तुम अपना पूरा घर बर्बाद कर दोगे, उसके मम्मी पापा को प्रेसिडेंट संभाल डालेंगे, और इसमें तुम्हारी अकेले की तो गलती नहीं है। इसमें अनुराधा के मम्मी पापा की भी तो गलती है, वो उसके मम्मी पापा की आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो तुम्हें वो आवाज उठाने की क्या जरूरत है? प्रेसिडेंट जो उस गांव का अध्यक्ष है, राजनेता है, उसकी जिम्मेदारी है अपनी प्रजा की रक्षा करना। जब वो नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हें करने की क्या जरूरत है? इसमें तुम अकेले जिम्मेदार तो नहीं हो। सोचो अरविंद, सोचो 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 अरविंद, सोचो 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 ना अरविंद, कुछ सोचो। और धीरे धीरे से आवाज कम हो जाती है, पता नहीं वो बहुत कम चला जाता है। फिर प्रिंसिपल अरविंद फिर से उस पत्र को फाड़ देते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से
प्रिंसिपल अरविंद ऊब चुके थे प्रेसिडेंट की हरकतों से और धीरे धीरे प्रेसिडेंट का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। अब ये दोनों प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट साहब घूमने के लिए जाने लगते हैं इधर उधर। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, पहाड़ियों पर घूमते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं थी प्रेसिडेंट साहब को, तो ये उनके भरोसेमंद आदमी बन चुके थे। लेकिन प्रिंसिपल अरविंद सोचते हैं कि मैं इसको मार डालूंगा कैसे करके, जब तक प्रेसिडेंट रहेगा मुझे ईमानदारी से काम नहीं करनी। तो एक दिन प्रेसिडेंट साहब और प्रिंसिपल अरविंद साहब दोनों ही पहाड़ी पर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं पर अनुराधा का प्रेमी बिंदु वो भी उसी पहाड़ी पर आत्महत्या करने के लिए जाता है, क्योंकि वो अनुराधा से प्रेम करता था। बिंदु का घर का कोई परिवार का सदस्य नहीं था। अनुराधा उसके लिए सब कुछ थी और अनुराधा ने आत्महत्या कर ली थी। अब बिंदु भी अपनी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी देखता है कि प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट दोनों ही जाते हैं। प्रिंसिपल सर का हाथ प्रेसिडेंट के कंधे पर होता है और जाते हैं और अचानक से पहाड़ी पर से प्रेसिडेंट गिर जाते हैं, पैर फिसलता गिर जाते हैं और अरविंद सर वहां से दौड़े दौड़े घर आते हैं और इंदु दौड़ा दौड़ा पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखवाता है कि वो पहाड़ी से गिर गए। इनको अरविंद सर को बताता है कि उस समय जब वो गिरे उस समय अरविंद सर उनके साथ में थे। इस सब के आधार पर प्रिंसिपल अरविंद सर को पुलिस हिरासत में उठा के ले जाती है। अरविंद सर को हिरासत में लिया जाता है। उनके मन में द्वंद्व चलता है कि पता नहीं इंदु सही बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने धक्का नहीं दिया है। फिर उनका भूत आ जाता है विमलेंदु का। वो पूछता है क्या सोच रहे हो? अरविंद कहता है कि मैं ये सोच रहा हूं, पता नहीं इंदु कल अदालत में क्या बोलेगा, क्या वो सच का साथ देगा? उसको पता है कि मैंने धक्का नहीं दिया था, फिर भी वो क्या मेरे साथ देगा? विमलेंदु का भूत कहता है क्या तुमने अपने विद्यार्थियों को कभी सच का साथ देना सिखाया है? क्या तुमने कभी ऐसा कर्म किए हैं कि जिससे आपके विद्यार्थी आपसे सीखें कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए? क्या जब राजकुमार की नकल पकड़ी गई थी तब तुमने सच का साथ दिया था? क्या अनुराधा का केस हुआ था उस समय तुमने सच का साथ दिया था? जब तुमने कभी सच का साथ नहीं दिया तो आपका विद्यार्थी सच का साथ क्यों देगा? अरविंद कहता है मैंने नहीं दिया था, वो मेरे से गलती हुई है, वो समझता है, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है। इंदु अदालत में जरूर सच बोलेगा, मेरा उस पर पूरा भरोसा है। इंदु मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, वो मेरा विद्यार्थी रहा है। और विमलेंदु का भूत फिर से क्या जाता, सोचो, अपने कर्मों को याद करो अरविंद, अपने कर्मों को याद करो, अपने कर्मों को याद करो, अपने कर्मों को याद करो, कह के विमलेंदु का भूत फिर से चला जाता है। अदालत शुरू होती है। सरकारी वकील और अरविंद सर के वकील दोनों ही अदालत में हाजिर होते हैं। बहस चलती है। सरकारी वकील जो अरविंद सर के खिलाफ था वो अरविंद सर से विमलेंदु से पूछता है तुमने इनको पहाड़ी पर जाते हुए देखा, उस समय वहां कौन कौन था? इंदु कहता है कि वहां पर सिर्फ अरविंद सर और प्रेसिडेंट साहब थे। सरकारी वकील पूछता है दोनों किस स्थिति में थे? इंदु कहता है प्रिंसिपल सर का कंधा, प्रिंसिपल सर का हाथ प्रेसिडेंट के कंधे पर था और वहां कोई नहीं था। तो सरकारी वकील पूछ जो अरविंद सर का वकील था वो बीच में बोलता है कि कंधे पर हाथ था, इससे ये तो साबित नहीं होता है कि इन्होंने ही धक्का दिया था। सरकारी वकील पूछता है क्या प्रिंसिपल सर ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया था या फिर ये कब से जानते थे? वो कहते हैं कि उसने पूरी घटना बताई कि इनको इस तरीके से प्रेसिडेंट ने दबाने की कोशिश की थी हर परिस्थितियों में और इनका कंधे पे हाथ था। हो सकता है इन्होंने धक्का दिया हो क्योंकि वहां इनके अलावा कोई और नहीं था। और अदालत ये मान लेती है कि अरविंद सर ने ही धक्का दिया होगा क्योंकि वहां कोई और था ही नहीं और उनको सजा हो जाती है और उनका दोष
साबित हो रहा था। हालांकि अरविंद सर ने धक्का नहीं दिया था, उनके मन में सिर्फ विचार थे। प्रेसिडेंट का पैर फिसलने से वो मरा था, लेकिन यहाँ पर इंदु ने कुछ भी साफ नहीं किया। इंदु को पता था कि अरविंद सर ने धक्का नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को इस तरीके से रखा, अरविंद सर को सजा भी हो गई और उसको झूठ भी नहीं बोलना पड़ा। जब दोषी साबित हो जाते हैं फिर अरविंद सर जेल चले जाते हैं। वो अपने इस विद्यार्थी के बयान पर बड़े दुखी होते हैं कि मुझे कम से कम इंदु से इतना तो उम्मीद नहीं थी कि वो झूठ बोल जाएगा। तभी विमलेंदु का बुद्ध फिर से आता है। क्या सोच रहे हो अरविंद? अरविंद सर कहते हैं मेरा विद्यार्थी झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर विमलेंदु का बुद्ध कहता है याद करो वो महाभारत का रण, महाभारत के युद्ध का 15वां दिन, जब द्रोणाचार्य ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। उनको मारने का कोई और उपाय न था, तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला था। जब ये खबर युद्ध में फैली थी कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा था, लेकिन उनको किसी की बात पर भरोसा नहीं हुआ कि सच बोल रहे हैं। तब उन्होंने अपने प्रिय छात्र युधिष्ठिर से पूछा, जो अश्वत्थामा मरा है वो नर था अथवा कुंजर? बताओ, क्योंकि आपके एक जवाब पर मेरा जिंदगी तबाह हो सकती है। मेरी जिंदगी सिर्फ आपके एक बयान पर है। युधिष्ठिर कहता है जो अश्वत्थामा मरा है वो नर था, और वो चला जाता है। और इस बात द्रोणाचार्य अपने सारे हथियार छोड़ देते हैं और धृष्टद्युम्न आता है और उनकी सिर काट देता है। क्या सोचो अरविंद, सोचो उस घटना को याद करो। क्या युधिष्ठिर ने झूठ बोला था? युधिष्ठिर ने भी सच बोला था कि जो अश्वत्थामा मरा है वो नर था, वो मादा नहीं थी। और आज भी इंदु ने झूठ नहीं बोला है। उसने यही कहा है कि तुम वहां गए थे, वहां कोई नहीं था, तुम्हारा हाथ प्रश्न के कंधे पर था। हो सकता है कि धक्का आपने दिया हो। ना युधिष्ठिर ने झूठ बोलता और ना इंदु ने झूठ बोलता। तुम आज के समय के द्रोणाचार्य हो। जो कर्म उस समय द्रोणाचार्य ने किए थे वही कर्म आपने किए। आप एक और द्रोणाचार्य हो, आप एक और द्रोणाचार्य हो, आप एक और द्रोणाचार्य हो, आप एक और द्रोणाचार्य हो।